हेलो नमस्कार साथियों, नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी कंटिन्यू हो रही होगी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आप सबको एक बार ये ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं आप लोग कमेंट्स के माध्यम से उनको जो है पूछ सकते हैं। जब मैं आपका कमेंट्स देखूंगी तो मैं आपके द्वारा किए गए क्वेश्चंस का आंसर अवश्य दूंगी, ठीक है। और एक चीज़ और ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हिस्ट्री जो है A to Z पढ़ना चाह रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, तो मैंने पूरा एंशिएंट पढ़ाया हुआ है लगभग, और जो नहीं पढ़ाया हुआ, जो चैप्टर छूट गए हैं तो समय के साथ उनको भी हम जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो भाग है एंशिएंट का वो हमने पूरा पढ़ाया है और उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरे उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। आप बहुत आसानी से नॉलेज मंत्रा बाय आरती मैम आप सर्च करेंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट जो है आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए जानकारी। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को विज़िट करके प्लेलिस्ट ढूंढ करके और अपना हिस्ट्री विषय को मजबूत बना सकते हैं, ओके, जिसमें कि आपके लिए A to Z पूरी जानकारी दी गई है जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए हम चल रहे हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल हमने बच्चों क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में कि सिकंदर लोदी के जो है राजनीतिक सुधार कौन कौन से थे, आर्थिक सुधार कौन कौन से थे और धार्मिक रूप से उसने परिवर्तन क्या क्या किए थे। इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ था, ओके। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर लोदी की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कल हमने पढ़ा था क्या? आर्थिक सुधार पढ़ा था। आर्थिक सुधारों में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। राजनीतिक सुधार कौन कौन से किए थे उसके बारे में भी हमने डिटेल में चर्चा किया। फिर इसके बाद में आता है क्या? सिकंदर लोदी की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों में अगर हम बात करते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो है ये क्या था, साहित्य जगत में जो है सिकंदर लोदी बहुत साहित्य के क्षेत्र में इसका बहुत लगाव था और इतना लगाव था कि ये खुद जो है गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। किस नाम से लिखता था? गुलरुखी उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था और गुलरुखी नाम से ये फेमस भी था, ओके। फिर इसके समय में जो लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। लज्जत ए सिकंदर शाही क्या था? ये संगीत से संबंधित ग्रंथ था। कौन? लज्जत ए सिकंदर शाही। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आपसे पूछ लेगा लज्जत ए सिकंदर शाही की विषय वस्तु क्या है? तो ये क्या है विषय वस्तु? लज्जत ए सिकंदर शाही की विषय वस्तु है संगीत से संबंधित है। और इसके बाद में ये किसके समय पर लिखा गया है? तो सिकंदर लोदी के समय पर इस ग्रंथ की रचना की गई है, ओके, क्लियर हुआ। फिर इसने क्या किया था? इसने जो है शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया था, ओके, और हिंदुओं को फारसी लिपि में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हिंदुओं को फारसी रूप से फारसी लेखन के लिए जो है प्रोत्साहित किया था? तो वो कौन था? सिकंदर लोदी था। और इसने जो है हिंदुओं को फारसी लेखन के लिए प्रोत्साहित तो किया ही था, इसके साथ साथ में इसने अनुवाद विभाग की स्थापना भी कराई थी। तो अनुवाद विभाग की अगर स्थापना की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में इसके अलावा और किसने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी? तो फिरोज शाह तुगलक जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसके लिए भी फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है, ओके। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में सिकंदर लोदी आते हैं। इन्होंने भी जो है अपने समय पर जो है क्या किया था? अनुवाद विभाग की स्थापना कराई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अनुवाद विभाग क्या होता है। अनुवाद विभाग जैसे
जैसे कि हिंदुओं के बहुत सारे ग्रंथ थे जो कि संस्कृत में थे और ये लोग विदेशी थे, तो ये संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाते थे, तो इसको क्या करते थे कि संस्कृत से फारसी भाषा में कन्वर्ट करा देते थे, यानी अनुवाद कराते थे इन पुस्तकों का और ग्रंथों का। ओके, तो ये क्या एक विभाग बना रखा था, उसी के अंतर्गत जो है इन सारी चीज़ों को रखा था। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद में इसने क्या किया कि मस्जिदों को उसने सरकारी संस्थाओं का स्वरूप प्रदान किया और उनको क्या बनाया, शिक्षा का केंद्र बनाया। जो मस्जिद होती थी तो मस्जिद में जो बालक बालिकाएं होती थीं उनको शिक्षा देने के लिए उनका केंद्र बनाया। इतना इसने जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। प्लस इसके साथ साथ में ये कल्याणकारी कार्य भी करता था, जैसा कि फिरोज शाह तुगलक ने किया कि उसने भी लोक कल्याणकारी कार्य किए। उसने लोक कल्याणकारी कार्य क्या किए थे, इसने जो है क्या किया था कि बेरोज़गारों के लिए एक बेरोज़गारों के लिए एक विभाग खोला था, रोज़गार विभाग की स्थापना किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। प्लस इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जो अनाथों की पुत्रियां थीं उनके भी विवाह कराए थे। ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए लगभग जो सिकंदर लोदी है और फिरोज शाह तुगलक के कार्य जो है लगभग मिलते जुलते हैं। तो अगर बात करते हैं सिकंदर लोदी की, कि सिकंदर लोदी जो भी वस्त्र प्रयोग करता था, जो भी वस्त्र पहनता था या जो जिन बिस्तरों का प्रयोग करता था, तो जब इन वस्तुओं को बेच दिया जाता था, बेचने के बाद जो पैसा मिलता था तो उस पैसे से ये सिकंदर लोदी क्या करता था, अनाथ कन्याओं के विवाह में जो है ये पैसा खर्च किया जाता था। ओके, क्लियर हुआ ना। इसके बाद में ये शहनाई सुनने का भी बहुत शौकीन था और शहनाई सुनने के लिए जो है इसने अपने दरबार में 4 शहनाई वादक रखे थे। ठीक है, और उनको जो है काफ़ी ऊंचे दाम पर उनको खरीद करके लाया था। फिर इसके बाद में इसके दरबार पर एक होते थे मियाँ ताहिर। मियाँ ताहिर जो है लोदी का यानी सिकंदर लोदी का दरबारी था, जो कि विविध विद्याओं और कलाओं में पारंगत था। ठीक है, मियाँ ताहिर कौन था, इसका दरबारी था जो कि विविध कलाओं से जो है क्या था, पारंगत था। तो ये थी इसके समय पर सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी इसके बारे में हम डिटेल में हमने आपसे चर्चा किया। अब जो सिकंदर लोदी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको एक एक कंटेंट दिया हुआ है। ओके, अब आपकी बारी बनती है, आप उसको कैसे रिवीजन करते हैं और किस तरह से उसको पढ़ते हैं। ओके, तो अब आपकी बारी आई है, तो आप अपनी बारी को बहुत बेहतर तरीके से निभाइए। अब आते हैं क्या, सिकंदर लोदी के बाद में आते हैं इब्राहिम लोदी। ये इब्राहिम लोदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम लोदी को अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक और लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। ओके, अब किस तरह से पतन हुआ था, अब बने रहिए हमारे साथ, आपको हम इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो सिकंदर लोदी के बाद में इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। इसके अगर टाइम की बात करते हैं तो कब से कब तक इसने शासन किया है, तो 1517 से लेकर के 1527 ईस्वी तक इसने क्या किया है, इसने शासन किया है दिल्ली पर। अब दिल्ली पर इसने जब शासन किया तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका, इब्राहिम लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब आपको आंसर देना है कि दिल्ली सल्तनत के ऐसे कौन कौन से शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आपको मैंने कई बार बताया है इस चीज़ को, कई बार लेक्चर देते समय कई बार डिस्कस किया है, प्लस मैंने बोर्ड में भी एक तरफ से लिस्ट भी बनाई हुई है कि अगर आप लोगों को इसमें कंपेयर करना पड़े या ये छांटना पड़े कि कौन कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक थे जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, तो आपके लिए ये चीज़ आसानी हो जाए, इसलिए हमने लिस्ट भी बनाई थी। तो आप लोग कमेंट्स करके उन सारे दिल्ली सल्तनत के उन शासकों को लिख करके भेजेंगे जिनका
दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ओके, प्लस आज ये और ऐड हो गए कौन, इब्राहिम लोदी, जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ओके, तो इस तरह से यह जो है अंतिम लोदी सुल्तान था। इसके बाद में जो है अंतिम लोदी सुल्तान था, यानी इस वंश का कोई भी सुल्तान नहीं बचा, यही अंतिम सुल्तान था। ओके, फिर इसके बाद में इन्हीं के समय पर एक पुस्तक लिखी जाती है, तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन होते हैं, अब्दुल्ला। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि इसके समय पर जो वस्तुओं की कीमतें थीं बहुत सस्ती थी, यानी कि अगर संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के शासकों की बात करते हैं तो इतना सस्ता सामान उस किसी भी शासक के समय पर नहीं था, जितनी कि वस्तुओं की जो है वस्तुएं जितनी सस्ती थी इसके समय पर, किसके, इब्राहिम लोदी के समय पर। ओके, यानी कि महंगाई इसके समय बिल्कुल भी नहीं थी इब्राहिम लोदी के समय। प्लस क्या है, जब इब्राहिम दिल्ली का सुल्तान बना तो अमीर वर्ग इससे कुछ संतुष्ट हो गए। ठीक है, और अमीर वर्ग संतुष्ट हो गए और इसके जो छोटा भाई था कौन, जलाल खां, इस जलाल खां को जौनपुर का इन अमीरों ने या इन सुल्तानों ने जलाल खां को जौनपुर का राजा बनाया, जौनपुर का सुल्तान बनाया। तो जब ये खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था तो इसको ये बात नागवार लगी और इसने क्या किया कि इसने जो है सरदारों की बनाई गई इस योजना को, कौन सी योजना, जो कि जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान बनाया था, इस योजना को इसने क्या कर दिया, निष्फल कर दिया। ओके, इसने क्या किया, निष्फल कर दिया। और इसने कौन से वैसे इसने बहुत ज़्यादा साम्राज्य को तो उसमें नहीं मिलाया दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ग्वालियर था, ग्वालियर राज्य को इसने किससे छीना था, विक्रमादित्य से छीना था। और विक्रमादित्य से छीन करके इस ग्वालियर को जीत कर जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसमें, दिल्ली सल्तनत में इसने ग्वालियर को मिला लिया। छीना किसने था, तो इसने विक्रमादित्य से छीना था। ओके, फिर इसके बाद में अगर इसके शासन सत्ता की बात करें कि शासन सत्ता किस तरीके की थी, तो ये जो है राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों पर विश्वास करता था। दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों पर और कौन विश्वास करता था, तो मैंने आपको बताया है कि बलबन भी एक ऐसा शासक था जो कि खुद को नियाबते खुदाई कहता था, यानी कि जो शासक होता है वो ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे ही कुछ सोच इब्राहिम लोदी भी रखता था। इसका भी ये मानना था कि जो राजा होता है वो ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है। ओके, तो इसने क्या किया, ये राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों पर विश्वास करता था। और इसका मानना क्या था, इसका मानना था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, ये किस सुल्तान ने, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का ये कथन है, तो ये किसका है, इब्राहिम लोदी का ये कथन है कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता है। क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, इसके अंत की बात करते हैं कि इस इब्राहिम लोदी का अंत कैसे हुआ, तो 1526 ईस्वी में जो है क्या कहता है, 1526 ईस्वी में भारत पर अटैक करता है, इस इब्राहिम लोदी पर अटैक करता है और इसी बाबर के साथ पानीपत के युद्ध में जो है लड़ते हुए 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कब होती है, 1526 ईस्वी में होती है। एक इतिहासकार हैं नियामतुल्लाह, इन्होंने बताया है कि इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। यानी कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक इतने दिन तक शासन किया, लेकिन दिल्ली सल्तनत का कोई भी शासक युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया। सिर्फ और सिर्फ ये ही अकेला शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ में आया ना। और जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो यहीं पर क्या किया,
पानीपत में ही बाबर ने ईंटों का मकबरे का निर्माण किया और इस मकबरे में इब्राहिम लोदी को दफना दिया गया। क्या किया गया? इसी युद्ध पर, पानीपत के युद्ध में ही जो है बाबर क्या करता है, ईंटों का मकबरा तैयार करता है। इसी मकबरे में इब्राहिम लोदी को दफना दिया जाता है। बाबर ने एक शब्द यूज़ किया है इसके लिए, इब्राहिम लोदी के लिए, वो कौन से हैं? तो बाबर ने कहा है इब्राहिम लोदी को कि इब्राहिम लोदी एक अनपरखा सूरमा था। सूरमा तो था, सूरमा का मतलब वीर, कि इब्राहिम लोदी सूरमा तो था लेकिन कैसा था? अनपरखा था, यानी कि उसको एक्सपीरियंस नहीं था युद्ध लड़ने का। ठीक है, तो ये शब्द किसने यूज़ किए हैं? बाबर ने यूज़ किए हैं। किसके लिए? इब्राहिम लोदी को यूज़ करने के लिए। और क्या कहा है? और इसको कंजूस कहा है। ठीक है, क्या कहा है? कंजूस कहा है। कंजूस क्यों कहा है? क्योंकि इसे जो है ये इसका बाबर का मानना था कि इसको सबसे ज़्यादा फिक्र अपने खजाने भरने में थी। क्या था? कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ अपना खजाना भरना चाहता था। अगर बात करें, हालांकि अभी जब हम मुग़ल काल में एंट्री करेंगे तो मुग़ल काल में जब बाबर का समय आएगा तब हम उसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके की इसकी इब्राहिम लोदी की सेना थी। कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि जो इसकी सेना थी ये बहुत ही अकर्मण्य थी, या जो इसके पैर दबाने वाले थे, इसके सेवक थे, ये सारी इसकी सेना का हिस्सा थे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। ठीक है, तो इसकी बाकी की चर्चा हम आपके साथ जब मुग़ल काल पढ़ेंगे, बाबर का समय आएगा और पानीपत का युद्ध जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपके साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन है, किस तरीके से प्रशासन करते थे ये सारे सुल्तान, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक